हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम जितना भी आपका सिलेबस है भाई पूरा 12th क्लास का, उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने जा रहा हूं। वन शॉट वीडियो है और इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जनसंचार माध्यम होता क्या है। तो हमारे समाज में जितने भी जन यानी कि लोग रहते हैं, हम जितने भी माध्यम यूज करते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, ठीक है, प्रिंट आप कह सकते हो, या रेडियो हो गया, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सारा क्या है आपका जनसंचार है। ठीक है, जनसंचार के माध्यम है ये सारे, मीडियम्स ऑफ जनसंचार। फिर है मुद्रित। मुद्रित का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंट फॉर्म में। प्रिंट फॉर्म में क्या आता है आपका, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। और रेडियो क्या है, सुनने के लिए है। टीवी क्या है, देखने के लिए है। और इंटरनेट क्या है, वहां पे आप सुन भी सकते हो और आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो। और अखबार आप रीड करते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, ठीक है। लेकिन आप इंटरनेट की ये खासियत देखो, यहाँ पे आपको तीनों सुविधा मिलती है। और सबसे पुराना अगर आपसे कोई पूछे जनसंचार का माध्यम कौन सा है, तो वो प्रिंट माध्यम है। मींस जो मुद्रित माध्यम होता है आपका, जो छपा हुआ होता है, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, किताब हो गई, ये सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम है। और जो मुद्रण है यानी कि जो छपाई है, जो प्रिंटिंग है, उसकी शुरुआत चीन में हुई थी। उसके बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापा खाना अपना स्टार्ट करा था और वहां से जो है फिर ये आगे बढ़ा प्रोसेस। भारत में 1556 के टाइम में क्या है कि गोवा के अंदर पहला छापाखाना खोला गया था, जिसका प्रयोग ईसाई लोग करते थे। जो मिशनरी होते हैं ना, वो अपने धर्म का प्रचार करते थे, पुस्तकें छापते थे। और आज की डेट में तो प्रिंटिंग वगैरह और आसान हो गई है, कंप्यूटर वगैरह का भी यूज होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनकी खूबियां कमियां इन सब के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रिंट मीडियम जो होता है आपका, जो आपका मुद्रित माध्यम है, उसकी कुछ खूबियां देख लो भाई। पहले एक तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, कभी भी सोच समझ के पढ़ सकते हो, लिखित भाषा में होता है एक तो, है ना। और आप ये क्या है कि मतलब कोई अगर समाचार पत्र में कोई चीज अच्छी लग गई, वो चीज की कटिंग करके आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है, कहीं से और कभी भी पढ़ सकते हो, है ना। और आप जो है प्रिंट मीडियम में आप अच्छे से चिंतन कर सकते हो, कोई किताब पढ़ते पढ़ते सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा माध्यम है। वहीं अगर मैं आपको रेडियो की विशेषताएं बताऊं, रेडियो क्या है, आपको स्वर, शब्द, संगीत, ये सब आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। रेडियो में सुनने की बहुत आजादी होती है। सबसे सस्ता माध्यम भी है भाई रेडियो, घर घर में होता था इंडिया में तो पहले। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और जो पढ़े हुए हैं, दोनों ही इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेडियो को ऑन करना है बस। और रेडियो से आप दूर दराज के कार्यक्रम को आसानी से सुन सकते हो। वहीं टीवी की बात करें तो दुनिया भर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, आप उसको लाइव देख सकते हो घर पे बैठे हुए। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, ज्ञानवर्धन भी हो जाता है। और टीवी की खबरों से क्या है कि हमें मतलब बहुत अच्छा भी फील होता है, जीवंतता का एहसास होता है। और इसमें हमें देख भी सकते हैं, टीवी में आप सुन भी सकते हो, ठीक है। और टीवी को पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों ही समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट पे आपको दृश्य भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं प्रिंट माध्यम जैसे होता है, ठीक है, आप अगर इंटरनेट में कुछ देख रहे हो, आप उस चीज को कभी भी प्रिंट में निकाल सकते हो, कभी भी इसको पढ़ सकते हो, विजुअल्स को देख सकते हो, ऑडियो को सुन सकते हो। आपको सारी सुविधा देता है जो इंटरनेट है। और आप चैटिंग वगैरह भी कर सकते हो इंटरनेट से। और आप सूचनाओं का आप कह सकते हो भंडार है भाई इंटरनेट। गूगल पे जाके आप तीव्र गति से बड़ी सूचना आसानी से ले सकते हो, आपको लेटेस्ट खबर मिलती है। और इंटरनेट क्या है कि मतलब आप भाई जल्दी से जल्दी अगर आपको पब्लिश करना है, जल्दी से जल्दी कोई खबर पहुंचानी है, आप उसको फटाफट इंटरनेट पे आप डाल सकते हो। ये तो इनकी खूबियां हैं। अब मैं इन सभी की थोड़ी कमियां बता देता हूं भाई। एक तो आपको जो प्रिंट माध्यम है, ये बहुत सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। ये हर कोई इसको नहीं कर सकता यूज, क्योंकि जो लोग निरक्षर हैं या अनपढ़ हैं भाई, उनके तो किसी काम का ही नहीं है। मतलब प्रिंट में तो वो है ना जो लिखा हुआ है, अब जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो क्या करेगा। और जो प्रिंट माध्यम है, इसमें आपको लेटेस्ट घटनाएं नहीं पता चलेंगी, आपको एक दिन पुरानी घटना पता चलती है। और
आय के विशेष स्रोत ना होने के कारण प्रिंट माध्यम को विज्ञापनकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ती है। अब क्या है कि समाचार पत्र न्यूज़पेपर का भी देखोगे आधे से ज्यादा तो उसमें एडवर्टीजमेंट छपी होती है बस। और इसमें क्या है कि अगर एक बारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते, छप गया पेपर तो छप गया, उसमें कोई आप काट छाट फिर नहीं कर पाओगे। रेडियो क्या है, ये तो एक रेखीय माध्यम है, ठीक है, मतलब आपको बस सुना ही दे सकता है, आप फीडबैक नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, रेडियो पे कार्यक्रम का टाइम होता है फिक्स, उसी टाइम पे बस आप देख सकते हो, उससे पहले आप सुन नहीं पाओगे उसको कभी भी कार्यक्रम को। और रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते क्योंकि बहुत पकाऊ और उबाऊ हो जाते हैं ना, बस आपको ऑडियो ऑडियो आ रही है तो आप कब तक सुनते रहोगे। और होता क्या है कि रेडियो के अंदर बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विस्तार व विकास की संभावना नहीं होती। रेडियो में ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज होती है वो बोलचाल की होती है, सो इससे भाषा का सही से विकास नहीं हो पाता। और ये जो रेडियो है इसमें आप ज्यादा समय तक किसी को बांध के नहीं रख सकते, मतलब अपने पास लोग बोर होंगे ही होंगे। टीवी के बारे में बताऊं, ये क्या है कि ये भी एक रेखीय माध्यम होता है, ठीक है, लीनियर है, और इसमें एक समय की सीमा होती है। टीवी कार्यक्रम जो होते हैं ना वो भी भाई एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि विजुअल्स जो आपके होते हैं उसमें कभी कभी ऑडियो विजुअल्स वगैरह बिगड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाती है। और कभी कभार इसमें आप देखोगे सेक्स, हिंसा, रोमांस, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि 18+ वालों को ही मतलब देखना सही माना जाता है, लेकिन ये 18 से नीचे जो है कभी कभार वो बच्चों के भी सामने ये विजुअल्स आ जाते हैं, सो ऐसे में बहुत ज़्यादा गलत प्रचार हो सकता है। और टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कार्यक्रम होते हैं ज़्यादातर, मतलब आप ये समझ लो कि प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह यहाँ भी बहुत होती हैं। इंटरनेट अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, इससे क्या है कि लोग दूसरे काम छोड़कर इंटरनेट में घुसे जा रहे हैं। गरीब और अनपढ़ तो भाई इंटरनेट नहीं चला सकते क्योंकि भाई इसको चलाने के लिए पैसा भी चाहिए और आपको इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए। नई पीढ़ी में क्या है कि भाई मतलब इतनी लत लग चुकी है खुद को लेटेस्ट रखने की कि आप पुराने सारी चीज़ें भूलते जा रहे हो। इंटरनेट पे अश्लीलता बहुत ज़्यादा, पॉर्न एडिक्शन, दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुष्प्रचार, गंदगी, ये इंटरनेट पर ही आपको मिलेगी। और इंटरनेट क्या है कि बस एक औजार के रूप में यूज़ हो रहा है आज की डेट में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। सो ये कमियां और इसकी खूबियां दोनों मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊं उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली समाचार पत्र की एक लिखने की स्टाइल होती है। मान लो आपका जो न्यूज़पेपर होगा उसमें जो लिखने का स्टाइल होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें 3 भागों में बांटा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को। एक तो इंट्रो होता है, मीन्स समाचार का एक इंट्रो मुख्य भाग। फिर बॉडी, मीन्स घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा, मीन्स ये अगर कोई भी खबर लिखनी है सो आप पहले इंट्रो दोगे, फिर उसके बाद घटते क्रम में मेन बात पहले बताओगे, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट बात पर आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे और बस खत्म। ऐसे ये होता है उल्टा पिरामिड शैली, जो कि आपके सामने एक इसका वो मैंने बना रखा है शेप कैसा होता है। इंट्रो, आप अपनी खबर का मेन पार्ट बताओगे, बॉडी मीन्स आप मेन बातें खत्म करते जाओगे, समापन। सो यही आपका उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। अब इंटरनेट के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, इसको दोबारा से करने की यहाँ से जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं वेब पत्रकारिता, अगर इंटरनेट में कोई पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है, इंडिया इन्फोलाइन है, सीफी जैसी कुछ वेबसाइटें हैं। और रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता अगर आपसे कोई पूछे कौन करता है तो वो तहलका.com है। सो ये 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यूज में भी कि भारत में विशुद्ध पत्रकारिता वेबसाइट पर करने का श्रेय किसको जाता है, तहलका.com, ये बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। और हिंदी के अंदर नेट पत्रकारिता किसके वहां से शुरू हुई थी, तो वेब दुनिया नाम से पोर्टल है, ठीक है। और इंदौर के नई दुनिया नाम से पोर्टल है। ऐसे ही जागरण का पोर्टल है अपना, दैनिक जागरण वालों का, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका और नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये सभी इनके अब ऑनलाइन वेब वर्जन भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हो। और ये क्या है कि प्रभा साक्षी नाम से एक ये ऐसा अखबार है जो प्रिंट में है ही नहीं, ये बस इंटरनेट पर ही आता है, प्रभा साक्षी, ठीक है। और आज की डेट में पत्रकारिता के लिए सबसे अच्छी साइट मानी जाती है बीबीसी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, जो बता रहा हूं मैं आपको। फिर इसके बाद
अगर मैं आपको बताऊं कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, जो अखबार पढ़ने वाले लोगों को सूचना देना, जागरूक करना, उनको शिक्षित बनाना, उनका मनोरंजन करना, ये सारा काम कौन करता है, मतलब कौन करता है, पत्रकार जो होता है ना, उसके ऊपर ये जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये उसका जितना काम होता है वो पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे, एक तो होता है पत्रकारीय लेखन, एक होता है सृजनात्मक लेखन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पत्रकारीय लेखन जो होता है, ये आप रियल घटनाओं के बारे में ही पत्रकारिता कर सकते हो, जो लेटेस्ट घटनाएं हैं, जो वास्तविक घटनाएं हैं। और इसमें बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि जो भाई मतलब लेटेस्ट होना चाहिए एक तो, और जो पाठक हैं समाचार पढ़ेंगे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये लिखा जाता है। वहीं सृजनात्मक लेखन, जिसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, यहां आप इमेजिनेशन का यूज करते हुए भी लिख सकते हो। मींस यहां पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे छूट मिल जाती है कि भाई आप अपनी कल्पना का यूज कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे लेखक के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, वो कुछ भी लिख सकता है भाई, किसी को ध्यान में नहीं रखता, वो उसको जो अच्छा लग रहा है वैसे वो लिख सकता है उसमें। फिर इसके बाद है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पत्रकारिता का मूल भाव क्या है, ठीक है, अगर आप पत्रकारिता की बात कर रहे हो, पत्रकार अगर आपको बनना है तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा एक मूल भाव होता है, मींस आपके अंदर नॉलेज लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा। अगर आपको अच्छा लेखन लिखना है तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, सिंपल, सरल और इफेक्टिव यानी प्रभावी। और फिर है, अगर आपको अच्छा लिखना है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि कितना भी गूढ़ से गूढ़ विषय हो, कितना भी टफ हो, आपको सिंपल और अच्छे से देना होता है उसको। जब भी आप किसी को बता रहे हो कुछ लिख के, जो भी टॉपिक है आपके, वो अच्छे से फैक्ट वगैरह सही होने चाहिए आपके, और आपके लिखने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे पत्रकार कितने तरीके के होते हैं, एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो किसी भी समाचार एजेंसी के लिए पूरा प्रॉपर परमानेंट काम करता है। एक होता है अंशकालिक पत्रकार, जो किसी भी समाचार एजेंसी के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करता है, जब तक उसे पैसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद उसका मन चेंज हुआ तो वो कहीं और भी जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। फिर आता है फ्रीलांसर, ये बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं, इनको जो पैसे दे देगा वहां भाग जाएंगे, ठीक है। अगर कोई आपको मतलब दे रहा है इतने, तो वो उसके लिए पत्रकारिता कर लेंगे, कोई आपको ज्यादा दे रहा है उसके लिए कर लेंगे। मींस फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अब आपसे अगर कोई पूछे किसी भी समाचार में 6 ककार कौन से होते हैं, 6 ककार का मतलब होता है 6 प्रश्नों पर ही पूरा समाचार टिका होता है। सबसे पहले है क्या, फिर आता है कौन, फिर आता है कहां, फिर आता है कब, फिर आता है कैसे, और फिर आता है क्यों। कोई भी समाचार होगा आप देखोगे क्या है, कौन है उसमें, कहां की वो न्यूज है, कब हुई वो घटना, कैसे हुई और क्यों हुई, ये 6 चीजें आप देखते हो, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं, उल्टा पिरामिड शैली में भी यही चलता है कि जो उसका पहला फेज होता है, आप कोई भी न्यूज पढ़ लेना, पहला पैराग्राफ आपको बताएगा न्यूज क्या है, कौन है उसमें, कहां की है, कब की है। सेकंड पैराग्राफ आपको बताएगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। थर्ड पैराग्राफ आपको कुछ फैक्ट्स की डिटेल देगा। ये चीजें आप लिख सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर का मतलब बताओ, फीचर क्या है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ, क्रिएटिव तरीके से, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ, मींस बहुत ही सुंदर, अच्छा और क्रिएटिव तरीके से जो लिखा जाता है, जो लोगों को आप पढ़ाते हो तो उसको पढ़ के मजा भी आए और उसको नॉलेज भी मिले, वही आपका फीचर कहलाता है, ठीक है। फिर है समाचार और फीचर में डिफरेंस क्या है। तो समाचार का कार्य होता है बस पाठकों को सूचना देना, न्यूज मतलब समाचार, आप न्यूज क्यों देखते हो, कि आपको वही इंफॉर्मेशन मिल जाए। वही फीचर का मतलब है एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक लेखन, मींस ये थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है। समाचार क्या है, इसका उद्देश्य है पाठकों को ताजी घटना, फटाफट लेटेस्ट न्यूज देना, जबकि फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों को जो है मतलब शिक्षित करना, उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स देना। और समाचार की शब्द सीमा होती है, आप एक लिमिट में लिखते हो समाचार, जबकि इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती, आप फीचर में कितना भी लिख सकते हो। और एक अच्छा फीचर जो है वो 200 से लेकर 2000 वर्ड लिमिट तक का भी हो सकता है, मतलब यहां तक भी जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, समाचार में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, न्यूज में फैक्ट देने होते हैं जो सच बात है, बट फीचर में आप अपनी काल्पनिक बातें भी लिख सकते हो। समाचार में फोटो का होना जरूरी नहीं है, कभी कभी समाचार में बस पैराग्राफ लिखा होता है, फोटो नहीं होती, लेकिन एक अच्छा फीचर जो होता है उसमें ग्राफिक होते हैं, फोटो होती है, ताकि वो नॉलेज और अच्छी लगे आपको। अब आपसे कोई पूछे विशेष रिपोर्ट क्या होता है,
तो जो समाचार पत्र होता है, कोई भी न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, उसमें बहुत गहरी छानबीन करके, विश्लेषण करके जो रिपोर्ट लाई जाती है उसको विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब विशेष रिपोर्ट 4 तरीके की होती है। एक होता है खोजी रिपोर्ट, यानी कि जो पत्रकार होंगे, वो जो जर्नलिस्ट हैं, वो सूचनाओं को बहुत छानबीन करके जनता के सामने लेकर आएंगे, जो सूचना आज तक किसी को ना पता चली हो। फिर आता है इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो भी सार्वजनिक रूप से जो फैक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी सूचना है, जो भी आंकड़े हैं, उनकी बहुत अच्छे से छानबीन करो, फिर उसके बाद उसको लोगों को बताओ। फिर तीसरा आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है, इसमें किसी भी घटना या कोई भी समस्या से जुड़ा बहुत ज्यादा विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, फैक्ट को पढ़ा जाता है। चौथा है विवरणात्मक रिपोर्ट। ये कोई भी घटना, कोई भी समस्या का एकदम डिटेल्ड विवरण देता है। ये जो चौथी वाली रिपोर्ट होती है, डिटेल में एकदम एक एक बात कवर होगी। सो ये 4 तरीके की विशेष रिपोर्ट होती है। अब आपसे कोई पूछे संपादकीय किसे कहते हैं, एडिटोरियल, ये अखबार की आवाज माना जाता है भाई। कोई भी अखबार में जो अखबार का संपादक है, उसकी जो राय होगी, वो आपका संपादकीय होता है। ठीक है, संपादक जो होगा, ये जो एडिटोरियल लिखा जाएगा, इसमें एडिटर और उसके सहयोगी ही इसको लिखते हैं, नाम किसी का नहीं लिखा होता एडिटोरियल के नीचे। और कोई भी एडिटोरियल जो होगा, वो किसी भी घटना के ऊपर अखबार की अपनी राय प्रकट करता है कि अखबार संगठन उस घटना के बारे में क्या राय रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विशेष लेखन। विशेष लेखन का मतलब होता है नॉर्मल न्यूज से हटकर आप लिटरेचर, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत की अगर आप न्यूज लिख रहे हो, सो ये कहलाता है विशेष लेखन। फिर उसके बाद अगला है डेस्क। डेस्क का मतलब क्या होता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क होते हैं। मींस होता क्या है कि हर डेस्क, खेल का अलग डेस्क है, अर्थव्यवस्था का अलग डेस्क है। तो जो भी किसी भी फील्ड से संबंध रखता है, वो उस विषय की नॉलेज रखता है और फिर वो वहां पे अपना काम करता है। अब ये विशेष लेखन किस किस टॉपिक्स पे हो सकता है भाई, व्यापार पे, अर्थव्यवस्था पर, खेल पर, मनोरंजन पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, कृषि पर, विदेश व्यापार पर, पर्यावरण के ऊपर, रक्षा के मामलों पे, कानून के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो विशेष लेखन। फिर इसके बाद है बीट। अब बीट का मतलब क्या है, जो संवाददाता होते हैं, ठीक है, जो रिपोर्टर होंगे, उनका जो काम बांटा जाता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनको काम दिया जाता है, जिसकी नॉलेज हो उनको। तो आपने देखा होगा ना, कभी चुनाव का टाइम होता है तो अलग तरीके का रिपोर्टर होता है, सास बहू और साजिश जैसे सीरियल्स में अलग ही रिपोर्टर होते हैं। सो ये रिपोर्टर को काम दिया जाता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसी को कहा जाता है बीट। फिर इसके बाद है विशेष लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई सामान्य न्यूज से हटकर आप थोड़े जब स्पेशल चीजों पर लिखते हो, सो वो आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया है विशेष लेखन किन किन चीजों पर होता है। और विशेष लेखन की कोई ऐसी भाई बेसिक कोई स्टाइल नहीं होती, आप कह सकते हो कि उल्टा पिरामिड शैली ही चलती है यहाँ पर भी। और विशेष लेखन में आप कारोबार और व्यापार के बारे में जब आप लिखते हो तो कुछ वर्ड आते हैं, जैसे तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, मतलब पैसा जो है हमारा, रुपया मंद चल रहा है या सोना एकदम से उछल गया है, ये वर्ड यूज होते हैं जब आप विशेष लेखन लिखते हो। और पर्यावरण और मौसम से रिलेटेड विशेष लेखन है तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे आर्द्रता हो रही है, या टॉक्सिक कचरा बहुत ज्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स की जो न्यूज होगी, उसमें लिखा होगा जर्मनी ने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया ने पांव उखाड़े, विराट कोहली ने धुएं निकाले। ये क्या है भाई, आपकी वोकेबलरी है, जो आप किसी भी फील्ड में लिख रहे हो तो कुछ वैसे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ते हैं। अब अगला सवाल अगर आपसे पूछ सकता है कि कविता, जो भी पोएट्री है, उसको लिखने के लिए क्या क्या घटक होने जरूरी हैं। एक तो भाषा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। किसी भी कविता को लिख रहे हो तो एक भाषा होती है उस कविता की, आपको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कवि को। शब्द विन्यास मीन्स आप शब्द से ही सारा जादू होता है। सो कविता को लिखते समय आपके जो भाव और विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको शब्द सही चूज करने हैं। तीसरा है छंदों की जानकारी होनी चाहिए भाई आपको, कि भाई छंद जितने अच्छे से होंगे, तुकबंदी जितनी अच्छी होगी, गीत गाने में जितना वो अच्छा होगा कविता का, वो उतना ही कविता अच्छी रहेगी। फिर है अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। आपको क्या अपनी कविता में, कभी कभी आप कवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये लाइन सुनी होगी। कवि अपनी कल्पना से कहीं भी पहुंच सकता है, सो उसको कल्पना करनी चाहिए। कल्पना भी एक पार्ट है कविता का। फिर इसके बाद है सहज संप्रेषण शक्ति। जो कविता लिखी है आपने, वो अपना मैसेज आसानी से लोगों तक पहुंचाती हो, मीन साधारण हो, थोड़ी भाषा उसकी समझने में आसान हो।
फिर है भाव और विचारों की अनुभूति। कविता के अंदर भाव होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपने कोई इमोशनल कविता पढ़ी हो, आपको लगेगा यार क्या मस्त फीलिंग आई है ये कविता पढ़ के। मीन्स ये क्या होता है कि भाव और विचार बहुत जरूरी है कविता लिखते समय, ठीक है। और इसके बाद है समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व होता है। देखो नाटक जो होता है ना, उसमें टाइम की लिमिट होती है, ठीक है। नाटक की जो विधा होती है उसमें एक समय का बंधन होता है, आपको समय एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है अपना रोल प्ले करने के लिए। जो नाटककार होता है वो अपने नाटक का मतलब समय का बहुत ध्यान रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए नाटक लिखा जाता है। सो नाटक को शुरू से अंत तक एक प्रॉपर टाइम लिमिट में ही खत्म करना होता है। ऐसा नहीं होगा तो जो नाटक से जो आपको रस मिलना है या जो एक इंटरेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। सो होता क्या है कि नाटक भाई आप चाहे पास्ट में लिख रहे हो या कैसे भी लिख रहे हो, भविष्य में लिख रहे हो, आप नाटक को हमेशा प्रेजेंट में ही आप अपनी जो भी एक्टिंग करते हो, ये तो है नहीं पास्ट में जाके एक्टिंग करोगे, होता तो सब कुछ वर्तमान में ही है। इसलिए नाटक एक ऐसी कला है जो भाई आपको बहुत ज़्यादा टफ होती है सीखना, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ होता है। इसलिए नाटक क्या है, हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाटक किस काल में लिखे जाते हैं, सो आपको बताना है वर्तमान में ही लिखे जाते हैं। क्योंकि भाई नाटक की स्टोरी कुछ भी हो, भविष्य की हो, पास्ट की हो, बट वर्तमान में ही आपको वो नाटक करना है। सो ऐसे में नाटक जो होता है उसके 3 अंक होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। प्रारंभ होता है, एक तो उसकी स्टार्टिंग है, एक मध्य अंक होता है जो मेन स्टोरी चल रही होती है, एक समापन होता है जो एंडिंग हो जाती है नाटक की, ठीक है। सो इसलिए आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है नाटक लिखते समय। कहानी के ऊपर अगर सवाल आता है तो कहानी में क्या है कि एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ब्यौरा होता है जहां पर कोई घटना होगी, कैरेक्टर्स होंगे उस घटना के, और उसका एक क्रमिक विकास चलेगा। मींस धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, एक उसमें क्लाइमेक्स आएगा, कहानी में चरम उत्कर्ष का बिंदु होगा, ठीक है। सो कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। आप लगातार बच्चों, जब आप बच्चे होते हो, नानी दादी से आप कहानियां सुन के बड़े होते हो। सो कहानी ऐसी चीज है जो हमने बचपनों से बहुत सुनी है। कहानी कहाँ से आई, आप अगर देखोगे ये सवाल बहुत पुराना है, क्योंकि भाई मौखिक कहानी हुआ करती थी पहले, दादी नानी वाली, लिखित कहानियां नहीं चलती थी ज्यादा। सो ऐसे में ये कहानी एक संचार का पुराना माध्यम है। जैसे धर्म प्रचारक लोग जो होते थे वो अपने धर्म का ज्ञान मौखिक देते थे, लोगों को कहानियां सुनाई जाती थी लोगों को ज्ञान देने के लिए। सो पंचतंत्र की कहानियां और भी कई कहानियां जो कि शिक्षा देने के लिए आप अगर देखोगे कि भाई मौखिक रूप से ही कहानी चलती थी पहले, बाद में लिखित वाला वर्जन आया है। सो ये सारे टॉपिक्स अगर आप करके जाओगे मोस्टली यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।